हेलो बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। एक बार पुनः आज आपके अपने YouTube चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। लेकिन कुल मिलाकर के हमें लग रहा है कि आपका अध्ययन में मन लग नहीं रहा है। थोड़ा सा इस सोच से बाहर निकलने की कोशिश करिए। यह अवसर जो आपको मिला है यह बार बार नहीं मिलेगा। जो भी अवसर है उसका लाभ उठाने की कोशिश करिए। कॉलेजेस नहीं चल रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार की, प्रशासन की, आपके विद्यालय की यह कोशिश है कि आपका किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। इसी को दृष्टिगत रखते हुए आपके पास अध्ययन सामग्री भेजी जा रही है, तो उसका लाभ उठाने की कोशिश करें। बच्चों, इसके पहले हम लोग संघीय व्यवस्थापिका के नामक चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने लोकसभा की शक्तियां क्या हैं, उसका अधिकार क्या है, इसका हमने अध्ययन किया। अब इसके बाद हमने अगला जो अध्ययन किया था वह है कि राज्यसभा की शक्तियां क्या हैं, उसके कार्य क्या हैं, इसका अध्ययन किया था। अब उसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है कि लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों की तुलना कीजिए। लोकसभा और राज्यसभा के शक्तियों की तुलना कीजिए, अथवा लोकसभा और राज्यसभा के संबंधों को स्पष्ट कीजिए। दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है, लोकसभा अथवा और राज्यसभा के संबंधों को स्पष्ट कीजिए। अब उत्तर में लिख करके हेडिंग डालेंगे आप, लोकसभा और राज्यसभा की तुलना। हेडिंग आपकी रहेगी लोकसभा और राज्यसभा की तुलना। लोकसभा और राज्यसभा की तुलना निम्नलिखित शब्दों में की जा सकती है। नंबर 1 हेडिंग डालेंगे नामकरण के संबंध में। नंबर 1 है, हेडिंग है नामकरण के संबंध में। हमारी संसद के 2 सदन होते हैं। एक का नाम लोकसभा, जो निम्न सदन है, जिसमें जनता के द्वारा सीधे चुने गए प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। दूसरा सदन है राज्यसभा, जो उच्च सदन कहा जाता है, जिसमें राज्य विधानसभाओं के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। अब दूसरी हेडिंग है प्रतिनिधित्व के संबंध में। दूसरी हेडिंग आपकी है रहेगी प्रतिनिधित्व के संबंध में। लोकसभा जनता का प्रतिनिधि सदन है। लोकसभा में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोकसभा के सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा संघीय राज्यों का प्रतिनिधि सदन है। राज्यसभा भारत राज्य के विभिन्न प्रांतों का प्रतिनिधित्व करती है। जहां इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकसभा जहां जनता का प्रतिनिधि सदन है, वहीं राज्यसभा विभिन्न इकाई प्रांतों का प्रतिनिधि सदन है। अब अगली हेडिंग रहेगी सदस्य संख्या के संबंध में। आपकी जो अगली हेडिंग है वह है सदस्य संख्या के संबंध में। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 है, जिसमें 543 सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा सीधे किया जाता है, मतदान के माध्यम से। प्रत्येक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका भारत का नागरिक इस चुनाव में भाग ले सकता है। और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति, जो आंग्ल समुदाय से संबंधित होते हैं, उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। इस प्रकार लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है, जिसमें से 233 सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के द्वारा किया जाता है, तथा शेष 12 सदस्यों को, जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त होते हैं, ऐसे लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब अगली हेडिंग डालेंगे आप निर्वाचन के संबंध में। निर्वाचन के संबंध में लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है,
जबकि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसमें राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अब अगली हेडिंग रहेगी आपकी कार्यकाल के संबंध में। अगली हेडिंग है कार्यकाल के संबंध में। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के परामर्श पर 5 वर्ष की अवधि के पूर्व भी राष्ट्रपति इसे भंग कर सकते हैं। यानी लोकसभा का कार्यकाल अनिश्चित होता है, उसे 5 वर्ष की अवधि के पूर्व कभी भी भंग किया जा सकता है। जबकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। प्रति 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, जिनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। यह एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। अब अगली हेडिंग आपकी रहेगी साधारण विधेयक के संदर्भ में। साधारण विधेयक के संदर्भ में, साधारण विधेयक के संदर्भ में दोनों सदनों की शक्तियां बराबर होते हुए भी यहाँ थोड़ा लोकसभा को प्रमुखता मिली हुई है। साधारण विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। इसे पारित होने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों सदनों से के अलग अलग बहुमत से इसे स्वीकृति प्रदान की जाए। परंतु यदि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर के मतभेद उत्पन्न हो जाता है, तो वैसी स्थिति में यदि आवश्यकता महसूस होती है तो राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जहां इस विधेयक के भाग का फैसला होना सुनिश्चित होता है। चूंकि व्यवहार में लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्यसभा के सदस्यों की संख्या के दोगुनी से भी अधिक है, इसलिए वह विधेयक प्रायः उसी रूप में पारित होने की संभावना बनी रहती है जिस रूप में लोकसभा चाहती है। इसीलिए समान शक्तियां होते हुए भी, जैसे कि मैंने प्रारंभ में ही बताया, इसमें भी लोकसभा को प्रमुखता प्राप्त है। अपनी सदस्य संख्या के आधार पर किसी भी विधेयक को लोकसभा अपनी इच्छा के अनुरूप पारित करा सकती है। वैसे प्रायः व्यवहार में अब तक ऐसी स्थिति बहुत ही कम आई है कि जब संयुक्त अधिवेशन किसी साधारण विधेयक को पारित करने के लिए बुलाया गया हो। 1 या 2 बार ऐसा हुआ है, प्राय ऐसा होता नहीं है। अब अगली हेडिंग आपकी रहेगी संविधान संशोधन के संदर्भ में। अगली हेडिंग है संविधान संशोधन के संदर्भ में। संविधान संशोधन के संदर्भ में दोनों सदनों की शक्तियां एक बराबर हैं। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है तथा इसे पारित होने के लिए दोनों सदनों के अलग अलग बहुमत से स्वीकृति की आवश्यकता होती है। यहाँ विशेष बात यह है कि यदि संविधान संशोधन के संदर्भ में दोनों सदनों में कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो विधेयक वहीं समाप्त मान लिया जाएगा, क्योंकि इस बारे में संयुक्त अधिवेशन बुलाने की व्यवस्था संविधान निर्माताओं के द्वारा नहीं की गई है। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि संविधान संशोधन के संदर्भ में दोनों सदनों की शक्तियां बराबर हैं। अगली हेडिंग है वित्तीय विधेयक के संदर्भ में। अगली हेडिंग है वित्तीय विधेयक के संदर्भ में। वित्तीय विधेयक के संदर्भ में लोकसभा की शक्तियां राज्यसभा की तुलना में बहुत ही व्यापक हैं। कोई भी वित्त विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा से पारित होने के बाद उस वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजा जाता है, जहां राज्यसभा के लिए आवश्यक है कि वह उस विधेयक पर विचार करके उसे 14 दिनों के अंदर लोकसभा को वापस करे। यदि विचार करने के उपरांत राज्यसभा उस विधेयक में किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन, परिवर्तन या परामर्श प्रदान करती है तो उसे मानना या न मानना
लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। यदि राज्यसभा 14 दिन के बाद भी वह विधेयक वापस नहीं करती है, तभी वह विधेयक उसी रूप में पारित मान लिया जाएगा जिस रूप में लोकसभा ने पहले उसको पारित किया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि वित्तीय विधेयक के संदर्भ में लोकसभा की शक्तियाँ बहुत ही व्यापक हैं। यहाँ राज्यसभा की शक्तियाँ काफ़ी नगण्य हैं। ऐसा इसलिए है कि लोकसभा जनता का प्रतिनिधि सदन है और लोकतंत्र में राजकीय निधि पर जनता का नियंत्रण माना जाता है, इसीलिए इसमें लोकसभा की शक्तियाँ अधिक प्रदान की गई हैं। अब अगला हेडिंग है कि कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका पर नियंत्रण, अगली हेडिंग आपकी है कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका पर नियंत्रण के दृष्टिकोण से भी लोकसभा की ही शक्ति अधिक दिखलाई पड़ती है। कारण यह है कि संविधान निर्माताओं ने अपने देश में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की है और संसदीय शासन प्रणाली का यह मान्य सिद्धांत है कि कार्यपालिका जनता के प्रतिनिधि सदन यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आपके यहाँ भी हमारे यहाँ भी संघीय कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा कभी भी अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मंत्रिपरिषद को उसके पद से हटा सकती है। इसके अलावा लोकसभा के सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्यों से विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछ करके, पूरक प्रश्न पूछ करके, निंदा प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव आदि के द्वारा नियंत्रण स्थापित करते हैं। राज्यसभा के सदस्य भी इन्हीं माध्यमों से लोकसभा संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों पर नियंत्रण रखते हैं। लेकिन यहाँ एकमात्र अंतर यह है कि वे अविश्वास प्रस्ताव ला करके मंत्रिपरिषद को पद से हटा नहीं सकते, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं। अब अगला नंबर है कि राज्यसभा की अनन्य शक्तियाँ। अगली हेडिंग है राज्यसभा की अनन्य शक्तियाँ। राज्यसभा संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार प्रस्ताव पारित करके 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है, जिसके बाद उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाएगा। यह अधिकार एकमात्र राज्यसभा को ही है, क्योंकि वह राज्यों की प्रतिनिधि संस्था है। यह अधिकार लोकसभा के पास नहीं है। इसके अलावा एक दूसरी शक्ति केवल जो राज्यसभा को ही प्राप्त है, लोकसभा को नहीं प्राप्त है, वह है संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा किसी भी नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकती है। अब अगली हेडिंग आप डालेंगे कि अन्य क्षेत्रों में तुलना। अगली हेडिंग है अन्य क्षेत्रों में तुलना। नंबर 1, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलकर के राज्यों की विधानसभाओं के साथ राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती हैं। इसके अलावा दूसरा है लोकसभा और राज्यसभा राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकती हैं। महाभियोग प्रस्ताव दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है। अगला नंबर है यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा उसका अनुमोदन कर दे तो उपराष्ट्रपति को पद से हटना पड़ेगा। अगला नंबर है कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी दोनों सदनों में लाए जा सकते हैं और इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद उन संबंधित व्यक्ति को अपने पद से हटना पड़ेगा। अब अगले हेडिंग डालिए निष्कर्ष। उपर्युक्त
निष्कर्ष के बाद आप लिखेंगे, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि लोकसभा की तुलना में राज्यसभा की शक्तियाँ काफ़ी कम हैं। संविधान निर्माताओं का उद्देश्य राज्यसभा को लोकसभा के सहयोगी सदन के रूप में स्थापित करना था, न कि प्रतिद्वंदी सदन के रूप में। और जनता का प्रतिनिधि सदन होने के कारण उन्होंने लोकसभा को ही अधिक शक्तियां देना मुनासिब समझा, उचित समझा। इसी के साथ आपका यह प्रश्न समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यह अच्छा लगेगा। जैसा भी हो, आप अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।